Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about parts or organelles of यूकैरियोटिक सेल। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स या ऑर्गेनेल्स मीन्स अंगकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। आज का हमारा ये टॉपिक ये कल से स्टार्ट हुआ है, पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर आप कुछ पार्ट्स को छोड़े हों तो आप पिछली क्लास में जाकर यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स के रूप में कुछ पार्ट्स हमने कल बताया था, 4 पार्ट्स, उसके बारे में आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि गैल्गी एपरेटस के बारे में। तो अगर आप वो पॉइंट छोड़े हो तो आप प्रीवियस क्लास को जाके रीड कर लीजिएगा। आइए अब आगे कल के आगे स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये पार्ट 2 होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देयर आर मेनी ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल विच आर एज फॉलो। कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल बॉडी में, चाहे वो प्लांट सेल की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल सेल की बॉडी हो, चाहे वो फंगल सेल की बॉडी हो, चाहे वो प्रोटिस्ट सेल की बॉडी हो। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो विशेष रूप से पौधों या जंतुओं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर डिवाइडेशन की बात है वहाँ पे हम आपको अलग करके बताएंगे और ये हम कॉमन रूप से पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू करते हैं। कल की क्लास के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में आप पढ़ोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में और राइबोसोम्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एंड इसे हम कोशिका झिल्ली या कोसा झिल्ली भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। चूँकि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर झिल्ली होती है, आउटर लेयर होती है किसी भी सेल की, जो किसी भी सेल के बाहर की तरफ पाया जाता है। द आउटर लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। जो किसी भी सेल के, जो किसी भी कोशिका के या किसी भी सेल के आउटर लेयर पे पाया जाता है, मीन्स बाह्य दीवार पे पाया जाता है, बाहरी लेयर होती है ये, तो ये आउटर लेयर पे पाया जाता है। दिस आउटर लेयर ऑफ द सेल, ये जो कोशिका की बाहरी आवरण होती है या आउटर लेयर होती है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको एक नाम और देते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो चाहे आप इस बात को प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो चाहे सेल मेम्ब्रेन समझो, दोनों एक ही चीज़ हैं। इट सराउंड्स द सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये कोशिका को चारों तरफ से सराउंड करता है, घेरता है। मीन्स ये एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेफ्टी गार्ड की तरह कार्य करता है, यानी कि सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं, तो ये कंट्रोल करता है। इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, मीन्स जो सेल के अंदर घटनाएं घटित होती हैं, एंड एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी या बाह्य, मीन्स जो सेल के बाहर की तरफ घटना घटित होती है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएं तो जैसे कुछ इंटरनल सिस्टम होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी के अंदर जो भोजन या जो वाटर गया, जो फूड या वाटर गया, तो उसमें से कुछ पच जाते हैं और कुछ नहीं पच पाते, तो वो ग्रेन्यूल्स रूप में सेल के बाहर हो जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करता है कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होते हैं वाटर और फूड के रूप में, उन्हें अपनी बॉडी से एक्सटर्नल सिस्टम के द्वारा बाहर कर देता है, बाहर ढकेल देता है। और जो इंटरनल सिस्टम होते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी के
एनर्जी के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल बॉडी के द्वारा, तो वो इंटरनल सिस्टम को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये कंट्रोल होते हैं। सो इट कंट्रोल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द सेल। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आंतरिक और बाहरी मीन्स कोशिका के अंदर की तरफ का और कोशिका के बाहर की तरफ का जो तंत्र है मीन्स जो सिस्टम में मेंटेन है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का, और जो इसे हमारे लिए इसेंशियल हैं उन फूड मटेरियल्स और वाटर इत्यादि को अंदर लेने का, ये सिस्टम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है गवर्न करता है। सो इट कंट्रोल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द सेल। इसलिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम को कंट्रोल करता है, किसके? सेल बॉडी के, यूकैरियोटिक सेल बॉडी के। सेकेंड पॉइंट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोस्तों, यहाँ पे साइटो का मीन्स होता है सेल से, और प्लाज्म मीन्स होता है जो उसमें भरा पदार्थ होता है। प्लाज्म वर्ड प्लाज्मा से बना है, तो साइटोप्लाज्म इसको साइटोप्लाज्म को जो होता है ये किसी भी सेल के अंदर मीन्स इनसाइड द सेल ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये जेली की तरह लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये लुब्रिकेटिंग मीन्स होता है जो जेली की तरह होता है, जो काफ़ी चिपचिपा होता है। और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये कोशिका द्रव्य क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनेल को या किसी भी यूकैरियोटिक सेल बॉडी पार्ट्स को ये अपने स्थान पर बनाए रखता है। इसलिए साइटोप्लाज्म का मेजर रोल है यूकैरियोटिक सेल के केस में। सो इन साइटोप्लाज्म इट इज जेली लाइक फ्लूइड। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली की तरह चिपचिपा तरल होता है या चिपचिपा फ्लूइड होता है। दैट इज फाउंड इंटरनल पोर्शन ऑफ द सेल, जो कि किसी भी कोशिका मीन्स जो कि किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। एंड क्या करता है ये अब देखते हैं, एंड कीप्स द इंटरनल पार्ट्स इन राइट प्लेस। और ये आंतरिक भागों को मीन्स आंतरिक ऑर्गेनेल्स को, आंतरिक पदार्थों को, आंतरिक भागों को ये जो है सही प्लेस पर, यानी जिस अंगक का जहाँ पर रोल प्ले होना है उसी अंगक को उसी जगह पर उसके राइट प्लेस पर बनाए रखता है। तो ये हुई साइटोप्लाज्म की बात। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। दोस्तों हमने आपको कल न्यूक्लियस पॉइंट बताया था। सो न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, उसी के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। मीन्स इसे न्यूक्लियोलस को हिंदी में केंद्रिका कहते हैं या केंद्रकाभ भी इसे कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियोलस जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एंड ये न्यूक्लियोलस जो है किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ डेंस। ये न्यूक्लियोलस जो होता है बहुत घना होता है। डेंस मीन्स घना, बहुत घना संरचना होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये सर्कुलर या स्फेरिकल मीन्स गोल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, फाउंड इन न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए या क्रोमैटिन जाल फैले होते हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी यूकैरियोटिक सेल। एंड और देखिए ये न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है। सो इट मेक्स राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम होते हैं मीन्स राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं यूकैरियोटिक सेल बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, ये उन्हीं राइबोसोम को बनाने का कार्य करते हैं। कौन? न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम्स को बनाने का कार्य करता है, मीन्स राइबोसोम को बनाता है एंड हेल्प्स प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम के कार्यों में सहायता करता है, मीन्स प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। सो न्यूक्लियस इट इज़ ए डेंस सर्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस। इट मेक्स राइबोसोम्स एंड हेल्प प्रोटीन सिंथेसिस। फोर्थ पॉइंट, राइबोसोम। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की, क्योंकि राइबोसोम का भी काफ़ी मेजर रोल होता है, क्योंकि किसी भी यूकैरियोटिक सेल बॉडी के लिए ये जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है।
और ये राइबोसोम जो होता है ये कभी कभी सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म के अंदर ये चारों तरफ फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा हुआ होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ने के बाद ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। शो राइबोसोम्स प्ले मेजर रोल इन यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, ये राइबोसोम जो होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे संरचना में होते हैं। जब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे तो हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे कि राइबोसोम और एक एक पार्ट कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। सो इट इज़ स्मॉल आर टिनी स्ट्रक्चर, इसलिए राइबोसोम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। टिनी आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, बट इनका कार्य जो होता है बड़ा होता है। बिल्ड प्रोटीन, और ये सेल के लिए प्रोटीन बनाते हैं। फॉर द सेल मीन्स यूकैरियोटिक सेल बॉडी के लिए ये प्रोटीन बनाते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसको कंप्लीट करने का कार्य ये राइबोसोम ही करते हैं। मीन्स प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य राइबोसोम करते हैं, जो सेल के लिए, जिसके द्वारा सेल के लिए इसी प्रोटीन से एनर्जी मिलती है किसी भी एनिमल बॉडी को। दे आर फाउंड इन फ्लोटिंग फॉर्म, मीन्स हमने आपको अभी जो बताया कि ये राइबोसोम्स होते हैं जो फ्लोटिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इन द साइटोप्लाज्म, मीन्स साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग फॉर्म में भी तैरते हुए रूप में कोशाद्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। आर अटैचेस टू ER, मीन्स जो कोशाद्रव्य होता है या जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ही सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी वहीं पाया जाता है और सबका अपना एक फिक्स जगह है। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होता है। राइबोसोम्स आर अटैचेस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होने के बाद ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कंप्लीट करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको बताया था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शार्ट में ER कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है SCR, एक होता है RER। SCR को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने कल ये बातें आपको बताई थी, आप प्रीवियस क्लास को जाकर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और क्योंकि आपने आज जाना पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मेजर पार्ट्स के बारे में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स। अब इसके बाद भी अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।